हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा अध्याय का नाम है नए राजा और उनके राज्य। और दोस्तों, यह अध्याय एनसीईआरटी की सोशल साइंस की कक्षा 7 की टेक्स्ट बुक, जिसमें दूसरा अध्याय है नए राजा और उनके राज्य। और इस वीडियो में आज हम पेज नंबर 16 से 20 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए यह वीडियो हमने तैयार किया है। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते थे उनको भी हमने इस वीडियो में ऐड किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा वीडियो कक्षा 7 के लिए इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत 2, और अभी तक हमने 2 इकाई यानी कि 2 अध्याय पूर्ण किए हैं। चौथा और 5वां अध्याय पूर्ण किया है। आज हम दूसरे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में देखिए, यह मानचित्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। या दोस्तों, मानचित्र में देखिए कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो शासक ने शासन किया उनके राजवंशों का नाम यहां दिया गया है। तो हमारे गुजरात में दोस्तों यहाँ है अनर्टा, यहाँ गुर्जर प्रतिहार, यहाँ परमार वंश का शासन, यहाँ चाहमान यानी कि चौहान वंश का शासन, यहाँ पर है इंद्रप्रस्थ, और यहाँ दोस्तों मुस्लिम शासक यानी कि मुल्तान के अरब, और यहाँ पर चोल, चेर, पांड्य यानी कि दक्षिण भारत में किस राजवंशों ने शासन किया है? चोल, चेर, पांड्यन राजवंशों ने शासन किया है। तो यहाँ महाराष्ट्र और गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रकूट, मालखेद और मान्यखेद दोस्तों यह राजवंशों ने शासन किया है। तो यहाँ ओडिशा में कलिंग, गंगा, उत्कल, और यहाँ प्रयाग, चंदेल, बनारस, कनौज ऐसे महान दोस्तों राजवंश यहाँ भारत देश में शासन के लिए आए। तो यहाँ दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्व भारत में विभिन्न राजवंशों के राजाओं ने शासन किया। एक बार फिर से देखो कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र में उपमहाद्वीप के यानी कि भारत के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। नए राजवंशों का उदय, दोस्तों यह टाइटल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में है नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा यानी कि सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। क्या दोस्तों, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के यानी कि भारत के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी यानी कि राजा सामंत से उम्मीद रखता था कि यह सामंत राजा के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। चलिए आंसर बताइए। 7वीं सदी में राजा सामंत से कौन सी सहायता की उम्मीद रखते थे? तो 7वीं सदी में राजा सामंत राजा के लिए उपहार लाए ऐसी उम्मीद रखता था। सामंत राजा के दरबार में हाजिरी लगाए ऐसी उम्मीद भी राजा रखता था, और सामंत राजा को सैन्य सहायता प्रदान करे ऐसी उम्मीद भी रखता था। तो याद रखो कि 7वीं सदी में राजा सामंत से यह सभी उम्मीदें रखता था। आगे बात करें तो अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। और महामंडलेश्वर का मीनिंग क्या होता है? पूरे मंडल का महान स्वामी। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। होता क्या था कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, और वो अपने राजा के आधिपत्य से बाहर होकर अपना एक अलग साम्राज्य ही स्थापित कर देते थे। कौन? ये सामंत।
तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, महामंडलेश्वर का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको पढ़ के बताया, महामंडलेश्वर का अर्थ होता है पूरे मंडल का महान स्वामी। सही आंसर है ऑप्शन सी। और इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, यानी कि राष्ट्रकूटों ने सबसे पहले किसी एक राजा का आधिपत्य स्वीकार किया, सामंत के रूप में कार्य किया और बाद में अपना एक अलग साम्राज्य स्थापित किया। किसने? राष्ट्रकूटों ने। तो यहाँ पर राष्ट्रकूटों का उदाहरण दिया गया है कि शुरुआत में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। क्या दोस्तों? शुरुआत में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, बाद में उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। और हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। और जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, यह जो अनुष्ठान किया गया तो अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। एक बार एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए कि दक्कन में राष्ट्रकूट शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, बाद में उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। और अनुष्ठान बोले तो यज्ञ, तो यह यज्ञ ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इससे याजक यानी कि जो भी अनुष्ठान करवाता था यह याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, बताइए आंसर। 8वीं सदी के मध्य में किस राष्ट्रकूट प्रधान ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता का इनकार कर दिया था? तो सही आंसर है राष्ट्रकूट प्रधान जिसका नाम है दंती दुर्ग। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ। सही आंसर ऑप्शन ए। आगे दोस्तों बात करें तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एलोरा की गुफा नंबर 15 का यह चित्र दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं यह है नृसिंह अवतार। तो एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र देखिए जिसमें विष्णु का नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यानी कि नरसिंह अवतार को यहां दिखलाया गया है। कहां पर? एलोरा की गुफा नंबर 15 में। और यह एक भित्ति चित्र है और यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। क्या यह जो भित्ति चित्र है वो राष्ट्रकूट काल का है? तो यहां से आपने जो इंफॉर्मेशन याद रखी उनके जरिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि विष्णु के नरसिंह अवतार वाला भित्ति चित्र किस काल की कृति है? तो यह विष्णु के नरसिंह अवतार वाला भित्ति चित्र किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की कृति है। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट। ओके, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजाशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। दोस्तों, कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपना परंपरागत जो पेशा था वो छोड़ दिया, शस्त्र उठा लिया और बाद में कदम मयूर शर्मण ने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कदम मयूर शर्मण ने कहां अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? तो पहले तो यह कदम मयूर शर्मण ब्राह्मण था, अपना परंपरागत पेशा छोड़ दिया, शस्त्र उठा लिया और कदम मयूर शर्मण ने कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने कहां अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ने कहां पर? राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे दोस्तों राज्यों में प्रशासन की बात करें तो इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज
त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। दोस्तों यहाँ दो शब्द आए, महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो महाराजा धीराज का मीनिंग क्या होता है? राजाओं के राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्ती का मीनिंग क्या होता है? तीन भुवनों का स्वामी। तो इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज या त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। किसको? किसानों, पशुपालकों या कारीगरों को अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। एक बार फिर से पढ़ लो कि इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इन हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। आंसर बताइए, महाराजा धीराज का क्या अर्थ होता है? तो मैंने आपको बताया, महाराजा धीराज का अर्थ होता है राजाओं के राजा। सही आंसर है ऑप्शन बी। आंसर बताइए, त्रिभुवन चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है? त्रिभुवन चक्रवर्ती का अर्थ होता है तीन भुवनों का स्वामी। सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे दोस्तों 400 कर की बात करें। तमिलनाडु में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और अभिलेख में 400 कर का जिक्र किया गया है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहां आपको बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। तो दोस्तों तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में यह इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है कि विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द यहां अभिलेख से प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व। तो दो प्रकार के दोस्तों कर लिए जाते थे। एक तो जबरन श्रम के रूप में कर लिया जाता था या भू राजस्व के रूप में कर वसूला जाता था, जिसे शब्द में लिखा गया है वेट्टी। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। बताइए ये कौन सा कर है कि खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख यह अभिलेख से मिलता है। एक बार फिर से पढ़ो कि मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी जिक्र इस अभिलेख में किया गया है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, यानी कि 400 प्रकार के कर वसूले जाते थे और ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापार मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो दोस्तों यहाँ 400 प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो यह कर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? देखो, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही साथ मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे
जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापार मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। दोस्तों, यहाँ पारंपरिक रूप से पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। देखो, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः यह जो नियुक्ति है वो वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। आंसर बताइए, किस वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं? तो मैंने आपको बताया, कौन से? चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, चोल। और यहां मैंने आपको बताया कहां पर लिखा गया है 400 प्रकार के कर। ये देखो, तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, चोल वंश। ओके, चलिए आंसर बताइए। चोल वंश के एक अभिलेख में कौन से कर का जिक्र किया गया है? तो 400 प्रकार के कर का जिक्र किया गया है। यहाँ कुछ ऑप्शन मैंने बनाए हैं कि मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर यह 400 कर में शामिल है। जी हाँ। खजूर पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर भी शामिल है और पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर भी यह 400 कर में शामिल है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। आगे दोस्तों, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान की बात करें तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। क्या ये प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में राजा की मदद करते थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि ये प्रशस्तियां बिल्कुल सत्य नहीं होती, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में। और ये प्रशस्तियां विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में राजा की मदद करते थे। एक प्रशस्ति में नागभट्ट की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और यह प्रशस्ति एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी गई है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है, यानी कि प्रशंसा की है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों, आप पिछले साल कक्षा 6 में थे तो पिछले साल आपने गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। हम दोस्तों कक्षा 6 के वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन फिलहाल कक्षा 7 के वीडियो बना रहे हैं। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के कामों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। कामों का वर्णन आगे मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह प्रशस्ति पाई गई है। और प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के बारे में यह प्रशस्ति में क्या लिखा गया है कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। और याद रखना, सैंधव यानी कि सिंध प्रांत, विदर्भ यानी कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग बोले तो उड़ीसा का एक हिस्सा है। तो यह सभी राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग, अनर्त, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स, मत्स्य यहाँ सभी के राजा को भी पराजित किया था। किसने? नागभट्ट ने। हम किसकी बात कर रहे हैं? नागभट्ट की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, लेकिन यह सभी उपलब्धि एक प्रशस्ति में दर्शाई गई है। एक बार फिर से पढ़ लो कि आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कनौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। यहाँ में याद रख लेना चाहिए कि सैंधव बोले तो सिंध प्रांत, विदर्भ बोले तो महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग बोले तो उड़ीसा का एक हिस्सा है। तो वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्त हमारे गुजरात का एक हिस्सा हुआ करता था और मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है मालवा।
वनवासी को कहते हैं किरात, तुर्क यानी कि वर्तमान तुर्क, वत्स और मत्स्य यह दोनों उत्तर भारत के राज्य थे। यह सभी राजाओं को पराजित किया था नाग भट्ट ने। आंसर बताइए। प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के कामों का वर्णन करने वाली एक प्रशस्ति कहां पाई गई है? तो प्रतिहार नरेश नाग भट्ट के कामों का वर्णन करने वाली एक प्रशस्ति कहां पाई गई है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्षेत्र और राज्य के संदर्भ में कौन सा एक युग्म गलत है? तो मैंने आपके सामने जो क्षेत्र और किस राज्य में स्थित है उनके बारे में बताया। तो बताइए, वंग बंगाल का एक हिस्सा, जी हां। अनर्थ राजस्थान का एक हिस्सा, यह युग्म गलत है क्योंकि अनर्थ राजस्थान का एक हिस्सा नहीं बल्कि गुजरात का एक हिस्सा है। और कौन सा युग्म गलत है वो हमें पूछा गया है। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। आगे भी पढ़ ले कि मालवा बोले तो मध्य प्रदेश का एक हिस्सा और तुरुष्क बोले तो वर्तमान तुर्क। आगे दोस्तों इस चित्र को ध्यान से देखो। यह चित्र थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है। दोस्तों यह चित्र थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। और जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह चित्र थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल भाषा में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। और जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर यहाँ पर राजसी मुहर लगाई गई है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। तो चलिए आंसर बताइए, यह चित्र किसका है? यह चित्र किसका है? मैंने आपको बताया ताम्र पत्रों का एक संग्रह का चित्र है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों यह चित्र ताम्र पत्रों का एक संग्रह है जिस पर किसका वर्णन किया गया है? तो 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख यह ताम्र पत्रों पर किया गया है। आगे बात करें तो भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? भूमि अनुदान किया जाता था तो भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? तो यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है, जो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हमने मिट्टी की मेंढे बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। यानी कि भूमि के साथ दोस्तों यह जो पूरी लिस्ट है वो दी जाती थी अनुदान में। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। क्या दोस्तों? जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। कैसे कैसे कर वसूल कर सकता है? तो वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। दोस्तों यह जमीन यानी कि भूमि अनुदान के साथ यह व्यक्ति भूमि प्राप्त करने के बाद क्या क्या कर सकता है उनकी भी बात की गई है। तो वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उससे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो आगे 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। याद रखना, कवि कल्हण एक जाने माने इतिहासकार या राजकवि थे और उन्होंने राज तरंगिनी नामक एक ग्रंथ भी लिखा है।
तो 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। यानी कि कवि कल्हण ने यह ग्रंथ लिखने में किसका उपयोग किया है? अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। एक बार फिर से पढ़ो कि प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न यह कवि कल्हण अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा हुआ एक ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और एनसीईआरटी के कक्षा 7 के इतिहास की टेक्स्ट बुक में यह दूसरा अध्याय हमने पढ़ा और यह हमारा पहला पार्ट था। अभी दूसरे अध्याय में दूसरे और तीसरे पार्ट भी हम लॉन्च करेंगे। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे। टेक केयर एंड जय हिंद।